नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ए.के. रामानुजन की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कविता के बारे में, जिसका नाम है ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। ये कविता यादों और माँ के बारे में एक बहुत ही पावरफुल नज़रिया पेश करती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबको छू जाता है ना? कि हम उन लोगों को असल में कैसे देखते हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है, और वक्त के साथ हमारा नजरिया उनके लिए कैसे बदलता जाता है। और बस यहीं से इस कविता का जो सबसे बड़ा टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ माँ का आज का कमज़ोर रूप और दूसरी तरफ उनकी जवानी की वो यादें जो एकदम जिंदा थीं। रामानुजन ने इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर हमारे सामने एक बहुत ही इमोशनल सीन खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले क्यों ना इस कविता के टाइटल को ही समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है और इसकी परतों को खोलने में हमारी मदद करेगा। तो देखिए, टाइटल के दो हिस्से हैं। पहला ऑफ मदर्स, ये तो सीधा साधा है, मतलब कविता माँ और मातृत्व के बारे में है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है अमंग अदर थिंग्स, यहां बात थोड़ी गहरी हो जाती है। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि कवि की नज़र में माँ का संघर्ष दुनिया के बाकी संघर्षों में से बस एक और संघर्ष है। या फिर ये एक तरह का तंज भी हो सकता है कि आज की पीढ़ी के लिए माँ भी बाकी आम चीजों की तरह ही हो गई है। चलिए अब कविता के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, जहां कवि अपनी माँ के जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं, जब वो खूबसूरत और एनर्जी से भरपूर हुआ करती थीं। कविता की शुरुआत ही इन कमाल की लाइनों से होती है। यहाँ महक आना का मतलब सिर्फ सूंघना नहीं है, बल्कि यादों का ताज़ा हो जाना है। कवि अपनी बूढ़ी माँ को देख रहे हैं, जो एक झुके हुए पुराने पेड़ जैसी लग रही हैं। लेकिन उसी पेड़ में उन्हें अपनी माँ की जवानी की कोमलता, उनकी खूबसूरती की भूली बिसरी यादें महसूस हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना ज़बरदस्त है। एक तरफ है आज की हकीकत, माँ का शरीर जो मुड़े हुए काले हड्डी जैसे पेड़ की तरह हो गया है, वक्त के साथ सख्त और झुका हुआ। और दूसरी तरफ है वो याद उनकी जवानी की, जो रेशम और सफ़ेद पंखुड़ी जैसी नरम, खूबसूरत और नाजुक थी। कवि को और भी बातें याद आती हैं, जैसे उनकी माँ के कानों में हीरे की बालियां, जो धूप में मुट्ठी भर सुइयों की तरह चमकती थी। उनकी खूबसूरती की, उनकी जिंदादिली की एक निशानी। लेकिन उसी याद के साथ एक और तस्वीर भी है, अपनी माँ की, जो बारिश में भीगते हुए रोते बच्चों के पालने की ओर भाग रही हैं। यहाँ बारिश का मतलब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलें हैं। और ये दिखाता है कि वो अपनी परवाह किए बिना हमेशा अपने बच्चों के लिए एक ढाल की तरह खड़ी रहीं। अब कविता का रुख माँ की अधेड़ उम्र के संघर्षों की तरफ मुड़ता है, और यहाँ पर कवि ने एक ऐसा मेटाफर, एक ऐसा रूपक इस्तेमाल किया है जो शायद इस कविता का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत गहरी है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी की मुश्किलों ने उनकी माँ को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ एक भीगे हुए बांस के पंजों की तरह थे, मजबूत, दृढ़, हर मुश्किल को कसकर पकड़ लेने वाले। लेकिन सवाल उठता है कि बाज ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाज अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, अपनी सुरक्षा करने की क्षमता के लिए, और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कवि की माँ ने अपने बच्चों के लिए बिना कुछ सोचे समझे हर चुनौती का सामना किया, और इसी संघर्ष में उनके हाथ झुर्रीदार और सख्त हो गए, बिल्कुल एक बाज के पंजों की तरह। और फिर आती है एक और तस्वीर जो ये बताती है कि इस सब त्याग का उनके शरीर पर क्या असर हुआ। कवि कहते हैं कि अब उनकी साड़ियां शरीर पर ढीली लटकती हैं, जैसे किसी पंछी का कोई पंख टूटकर ढीला पड़ गया हो। ये उसी बाज की कहानी है जिसने अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा अपने बच्चों को पालने में लगा दी। अब हम कविता के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो न सिर्फ माँ की बेइंतहा कमजोरी को दिखाता है, बल्कि कवि के अंदर के गहरे अपराध बोध को भी सामने लाता है। ये लाइन कवि के अंदर के घुटन को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती है। मेरी ठंडी सूखी जबान, इसका मतलब है कि उनकी जबान एक ठंडे सूखे कागज की तरह हो गई है। मतलब वो इतने हैरान हैं, इतने अपराध बोध से भरे हैं कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। तो मतलब साफ है, वो अपनी माँ की ये हालत देखकर एकदम अवाक हैं। उनके अंदर दुख भी है, शुक्रगुजारी भी है और पछतावा भी। लेकिन वो इन मिलीजुली भावनाओं को जाहिर नहीं कर पा रहे। उन्हें शायद इस बात का गहरा अफसोस है कि उन्होंने पहले अपनी माँ के बलिदानों को क्यों नहीं समझा। और फिर आता है आखिरी सीन, एक खामोश सी ट्रेजेडी।
उनकी माँ इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि रसोई के फर्श से चावल का बस एक दाना उठाने के लिए अपनी उंगलियों को बहुत धीरे धीरे मोड़ती हैं। ये एक छोटा सा काम उनकी बेहिसाब कमजोरी को दिखाता है, पर साथ ही ये भी दिखाता है कि इस हाल में भी वो घर के काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर इस पूरी कविता का असली मतलब क्या है? इसका सार क्या निकलता है? देखिए, कविता हमारे सामने 3 बहुत जरूरी बातें रखती है। पहली, ये हमें एक माँ के उन अनगिनत अनकहे बलिदानों को पहचानने और उनकी इज्जत करने की याद दिलाती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दूसरी बात, ये हमें उम्र ढलने की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है कि कैसे हमारे अपने लोग धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, ये हमें यादों की ताकत दिखाती है, कैसे हमारी यादें हमारे आज को बनाती हैं और हमें अतीत और आज के बीच के फर्क का एहसास दिलाती हैं। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सिर्फ कवि की माँ के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि हमें अपने जीवन में प्यार और बलिदान के उन अनगिनत छोटे बड़े लम्हों पर भी सोचने के लिए कहती है, जिन्हें शायद हम रोज देखते हैं पर पहचान नहीं पाते।